लाहौर शहर में साइलिन को बरवक्त इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए खुली कचहरी भी लगाई जा रही है, तब्दीली तफ्तीश भी की जा रही है। इस हवाले से SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि आया कि इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बता दें कि तब्दीली तफ्तीश भी हो रही है, मुलजमान भी पकड़े जा रहे हैं, साइलिन यहाँ आते हैं, खुली कचहरी भी लग रही है, तो इसको बेहतरी के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की जा रही है? बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत एक इम्पॉर्टेंट मौजू पे बात करने का मौका दिया है। देखें, हमारे पास जब 15 की कॉल चलती है ना, तो जो हमारा कॉलर है उसका एम ये होता है कि अगर उसके साथ कोई क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हुआ है तो उसकी वो जो प्रॉपर्टी स्नैच हुई है या उससे किसी ने डिसीव कर दिया है तो वो उसको एक रिकवर हो। ठीक है। साथ ही साथ जब हमारा क्राइम अगेंस्ट पर्सन होता है जिसमें मर्डर है सबसे इम्पॉर्टेंट, देन अटेम्प्ट टू मर्डर है, हर्ट के केसेस हैं, तो उसमें जो हमारा कंप्लेनेंट होता है उसका जो मुद्दा है वो ये है कि जो उसके अक्यूज़ हैं उनको पुलिस अरेस्ट करे, बिहाइंड द बार्स भेजे, और फिर उसके बाद जो हमारा जुडिशल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो, उसमें उनकी कन्विक्शन हो, और फिर किसास दियत या जो भी कानून उन पे पूरा उतरता है उसके तहत वो फैसला हो। अब इससे अगली चीज़ जो हम देखते हैं वो मिसलेनियस क्राइम भी है हमारे पास लोकल एंड स्पेशल लॉज भी हैं, साथ ही साथ हमारे पास फाइनेंशियल क्राइम भी है। अब फाइनेंशियल क्राइम में आप देखेंगे कि 489F है, 406 है, 420 है, और जो फोर्जरी है उसमें भी ज़ाहिर है बैक हैंड पे जो फाइनेंशियल कोई डिसेप्शन हुई होती है उनके साथ या क्राइम ऑफेंस कमिट हुआ होता है, तो उसमें भी जो हमारा मुद्दई होता है उसका भी ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो उसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है जितने अमाउंट का हुआ है एटलीस्ट उसकी रिकवरी उसमें इंश्योर हो। अब दूसरी तरफ जब हम पुलिस को देखते हैं या हम अपने कानून को देखते हैं तो उसमें जो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है और जो फाइनेंशियल क्राइम है, पुलिस उसमें बाउंड नहीं है ये रिकवरी करवाने के लिए। बट हमने, क्योंकि हमारा ये कल्चर है कि लोग पुलिस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारा कहना ये है, अवाम का कहना भी ये है कि ऊपर अल्लाह ताला की ज़ात है और नीचे पुलिस डिपार्टमेंट है जो उनको फौरी इंसाफ देने में सबसे एफिशिएंट इदारा जो है वो पुलिस है। अब हम जब इसमें रिकवरीज भी करवाते हैं, हम अपने मुद्दईयान के हवाले करते हैं, हम इसमें 489F के केसेस भी ट्रेस करते हैं और उसमें मुद्दई सेटिस्फाई होता है, लेकिन जो कानूनी तौर पर हमें सिर्फ इतनी रिकवरी करानी है जिसमें हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं उस ऑफेंस को उस रिकवरी के साथ। तो ये सारा पर्पज़ होता है हमारा। और जैसे मैंने शुरू में बात की कि जो हमारे पास 15 का कॉलर है उसका मुद्दा जो मैंने आपको बताया वो है। अब उसमें सर्टन प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले ऑपरेशंस के पास वो कॉल जाती है, 15 पे कॉल आती है, सेफ सिटी रिसीव करता है, वो ऑपरेशंस पुलिस को कन्वे करते हैं, ऑपरेशंस पुलिस अपनी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करके उस पर FIR रजिस्टर करते हैं, वो FIR हमारे पास आ जाती है। अब लास्ट ईयर जो हमारा क्राइम रजिस्टर हुआ 2024 में वो 3,03,000 था। उससे पीछे आप चले जाएं 2023 में 3,65,000 था, और इस वक्त जो हमारा क्राइम है वो इसी रेशो से चल रहा है जितना लास्ट ईयर हमारा था। अब इसमें पुलिस जो है हमारी, हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में हमारा मुद्दई भी मुतमईन हो, हमारा जो मुलजिम है वो भी इस हद तक वो सेटिस्फाई हो कि जो ऑफेंस उसके अगेंस्ट इस्टेब्लिश हो रहा है वो किस एविडेंस की बेस पे हो रहा है। तो हम यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं, ना सिर्फ मेरे ऑफिस में DIG साहब इन्वेस्टिगेशन भी सुनते हैं, हमारे CCPO साहब भी पार्टीज़ को सुनते हैं, साथ ही साथ जो हमारा IO है बेसिक, वो भी तमाम पार्टीज़ को सुन के फिर वो केस को मेरिट पे डिसाइड करते हैं। जहाँ आपने मेरिट इंश्योर कर दिया वहाँ आपकी जो क्राइम है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाता है। अब इसमें जो आपने मुझसे सवाल किया कि किस तरीके से आप इसको बेहतर बना रहे हैं, हमने सबसे पहले ये किया कि हम अपनी खुली कचहरी जो है वो हम उसको कंडक्ट करते हैं। डिफरेंट जगहों पे हमारे SPs भी कंडक्ट करते हैं, DSPs भी कंडक्ट करते हैं, और वो इंचार्जेस को अपने साथ बिठा के वो खुली कचहरी करते हैं। और साथ ही साथ हमारे दरवाजे जो है 24 घंटे आवाम के लिए खुले हैं। हम यहाँ पर बैठ के पार्टीज़ को सुनते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको हम देखते हैं, हम मर्डर के केसेस को देखते हैं, हम किडनैपिंग फॉर रैंसम के केसेस को देखते हैं, हम रेप के केसेस को देखते हैं, हम जहाँ पर बच्चे किडनैप हुए हुए हैं हम उन केसेस को देखते हैं, या अगर किसी भी फोर्स, यूनिफॉर्म फोर्स के ऊपर कोई अटैम्प्ट होती है, कार्य सरकार में मदाखलत होती है, उन केसेस को हम यहाँ पर देखते हैं और इंश्योर करते हैं कि मेरिट हो और फैसले हमारे मेरिट बेस पर हों। अगर हम समझते हैं कि गुनहगार है जो अक्यूज़ है तो उसका चालान हम कॉम्पिटेंट कोर्ट में जमा करवाते हैं, अगर पर्चा खारिज हो रहा है तो वो हम इखराज बनाते हैं, और ये सारा हम इंश्योर करते हैं। अब अगली चीज़ आ जाती है खुली कचहरी। खुली कचहरी में हमारे पास कई किस्म के कंप्लेनेंट आते हैं, उसमें एक कंप्लेनेंट इस किस्म के भी हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी तफ्तीश जो है वो तब्दील हो। तब्दीली तफ्तीश की हमारे पास जो पेंडेंसी थी वो जब हमने उसको चेक किया तो 2023 के केसेस भी हमारे पास पेंडिंग थे। हमने हर हफ्ते में
3 बोर्ड्स कंडक्ट करवा के तमाम पार्टीज़ को बुला के अब जो हमारी वो पिछले 1.5 साल की पेंडेंसी है उसको हमने क्लियर किया। और अब जो इस वक्त हमारे पास एक करंट पेंडेंसी हमारे पास 70 केसेस की है, जो कि हम एक बोर्ड में ऑलमोस्ट 40 केसेस सुनते हैं। तो ये हमारा ये ख्याल है कि हम बिल्कुल जो है करंट मंथ की पेंडेंसी पे आ जाएंगे विद इन नेक्स्ट 2 बोर्ड्स। अच्छा सर, इसमें दो चीज़ें ज़रा हैं। एक तो तब्दीली तफ्तीश, लोग तब भी जाते हैं जब वो सेटिस्फाइड नहीं होते। तो आप क्या समझते हैं कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा जो है तब्दीली तफ्तीश में कमी आई है या बढ़ी है? और आप क्या समझते हैं कि ख़राबी किस जगह पे है कि जो मदई है वो मजबूर हो जाता है कि तब्दीली तफ्तीश करवाई जाए? इसमें जो पंजाब की आवाम है, क्योंकि पुलिस ऑर्डर जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसका सेक्शन 18A है जो कि ऑथराइज़ करता है पुलिस को कि आप तब्दील कर सकते हैं तफ्तीश को। इससे पहले ये वाली जो एक आप कह लें राइट था आवाम को, वो नहीं दिया गया था। उनकी तफ्तीश जो फाइनल हो जाती थी आईओ लेवल पे वही आगे तक चलती थी और उसी के दौरान ही वो दोबारा नहीं होती थी। अब हमारी जो पंजाब की आवाम है इनके पास 3 फोरम्स हैं जहाँ पर वो अपनी तफ्तीश करवा सकते हैं। सबसे पहला तो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का लाहौर में है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का दूसरा फोरम है और तीसरा फोरम जो है हमारे एडिशनल आईजी साहब इन्वेस्टिगेशन का है। जो तब्दील तफ्तीश हम करते हैं उसको डीआईजी साहब एंडोर्स करते हैं, जो डीआईजी साहब करते हैं उसे सीसीपीओ साहब लाहौर करते हैं और जो एडिशनल आईजी साहब इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो यकीनन आईजी साहब उसको एंडोर्स करते हैं। अब इसमें ये 3 फोरम्स इनको मिल गए हैं। अब सबसे पहली जो तफ्तीश होती है, क्योंकि चीज़ें फ्रेश होती हैं और हम कोशिश होती है हमारी कि जो नॉमिनेटेड केसेस हैं उनको विद इन 1 मंथ हम डिसाइड करें और जो अननोन केसेस हैं उनको विद इन 3 मंथ्स हम डिसाइड करें। अब जब हम वो डिसाइड करते हैं, हमारा आईओ उसको डिसाइड करता है, तो क्योंकि एक पार्टी राइट पे होगी एक रॉन्ग पे होगी। अब जो पार्टी ये समझती है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है वो हमारे पास आती है, वो अपना जो मुद्दा है वो बयान करती है। हम उसमें फिर तफ्तीश को अगर समझते हैं कि वाकई इनके साथ ज़्यादती हुई है तो हम चेंज कर देते हैं और जहां हम समझते हैं कि ये मेरिट पर हुई है हम उसको चेंज नहीं करते। फिर वो सेकंड फोरम को जो है वो अवेल कर सकते हैं और वहां पर जाते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं आपको ये बताऊं कि अगर मेरे पास 70 केसेस आए तो अगर आप उसको रजिस्ट्रेशन के साथ कंपेयर करें तो 1% ऑफ द केसेस होंगे जो यहाँ पर आते हैं तब्दीली तफ्तीश बोर्ड में और हम उसमें चेंज भी करते हैं। 50% उसकी चेंज हो जाती है या 40% चेंज होती है किसी बोर्ड में। तो ये वाला हमारा उसमें लेवल रहता है। और फिर सेकंड तफ्तीश हमारी ये कोशिश है कि हम जो डीएसपीज़ हैं वो उसकी तफ्तीश करें और फिर जो थर्ड हमारी सेकंड चेंज की तफ्तीश है वो एसपी लेवल के ऑफिसर्स करें। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ हमें ज़रा बताएं कि चलानिंग रेशो जो है वो हमेशा बहुत कम रही है, उसकी वजह क्या है? चलानिंग रेशो इसलिए कम रहती है कि जब हम फॉलो नहीं करते केसेस को। अब मैंने आपको क्योंकि अपना क्राइटेरिया बताया जो कि हमें सीसीपीओ साहब लाहौर की तरफ से ये डायरेक्शन भी है और हम उसको इम्प्लीमेंट भी करा रहे हैं कि जो नोन केस है आपने 1 मंथ में उसको डिसाइड कर देना है। अब डिसाइड क्या करना है, या आप चलान करेंगे या आप इखराज करेंगे या आपसे ट्रेस नहीं हो रहा या आप उसको डिसाइड नहीं कर पा रहे तो आप उसमें जो अपना 512 की रिपोर्ट है वो भिजवा देंगे। अक्यूज़ नहीं पकड़ा जा रहा तो 512 की रिपोर्ट चली जाएगी। तो ये विद इन 1 मंथ हम ये कर लेते हैं नॉमिनेटेड केसेस। साथ ही साथ जो हमारे अननोन केसेस हैं जिसमें हमारे 3 मंथ्स का हमारे पास टाइम है उनको हम उस पीरियड में डिसाइड कर देते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस वो डिसाइड हो जाते हैं। अब इशू कहाँ पर आता है जो आपने बात की, जब पुलिस अपना केस फाइनल कर लेती है और तफ्तीश फाइनल कर लेती है फिर वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जाता है। प्रोसिक्यूशन ब्रांच के पास 3 डेज़ का टाइम होता है उसको डिसाइड करने का। वो डिसाइड करके फिर एक जर्नल नंबर है जो कि रोड सर्टिफिकेट पर लगता है। वो जर्नल नंबर जब लग जाता है तो वो केस चला जाता है कोर्ट में और कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद वहाँ पर ट्रायल शुरू हो जाता है। ये सारा प्रोसीजर है। हमारे पास जो एज़ पर लॉ टाइम है वो है 14 डेज़ का। बट काफ़ी सारे ऐसे सेंसिटिव केसेस होते हैं, जैसे मैं आपको कहा एक अननोन केस है, उसको ट्रेस करने में कौन मुलजिमान है हम अपने सारे ज़रा इस्तेमाल करते हैं, अपनी सोर्सेज को यूज़ करते हैं, हम सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं, हम अपना टेक्निकल डाटा जो है हमारा सीआरओ विंग है हम वो उसको एक्टिवेट करते हैं और इस तरह पुराने जो तफ्तीशी हमारे उनको एक्टिवेट करते हैं और फिर ये उस मुलजिमान को ट्रेस करते हैं। दैन उनको इन्वेस्टिगेट करना भी एक पूरा मरहला है कि आया वो उन्होंने ये ऑफेंस कमिट भी किया है या वो इनोसेंट हैं और इसमें नॉमिनेट हो गए सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में। तो ये सारी चीज़ें ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हमने जस्टिस प्रोवाइड करनी है। तो वो 14 डेज़ कहीं पर हमारे वो पूरे नहीं होते, इसलिए सीसीपी साहब लाहौर ने हमें नॉमिनेटेड केसेस के लिए 30 डेज़ का टाइम दिया हुआ है और साथ ही साथ जो हमारे अननोन केसेस हैं 90 डेज़ जो कि सफिशेंट टाइम है किसी भी केस को ट्रेस करके डिसाइड करने के लिए। अच्छा सर, केस ट्रेस हो जाता है, मदई की ख्वाहिश होती है कि अब मुल्ज़मान को सज़ाएँ भी दिलवाई जाएँ, तो बीइंग अ इन्वेस्टिगेशन और आप हेड एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, तो सज़ाएँ दिलवाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की? देखें, पहली केस हमें जब क्लियर हो जाता है कि ये जो इसमें अक्यूज़ड हैं
वो आया गिल्टी हैं या इनोसेंट हैं। अगर वो इनोसेंट हैं तो पर्चा खारिज होगा। वो पर्चा जब इखराज के लिए जाता है, कोर्ट में सबमिट होता है, तो लास्ट ईयर में आपको बताऊं कि 58,000 केसेस ऐसे थे जो कि कैंसिल हुए। इससे आप ये रेशो अगर निकालें, जो मैंने कहा 3,03,000 केसेस थे जो कि रजिस्टर हुए, 58,000 अगर उसमें से खारिज होता है तो आप परसेंटेज देखें कि ये ऑलमोस्ट 20% उसका बनता है। तो ये 20% केसेस जब खारिज होते हैं, ये भी कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट फिर उससे जो हमारे कंसर्न जज साहब हैं वो या तो एग्री करते हैं, या अगर वो डिसएग्री करें तो वहाँ पर उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारे ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस एग्री हो चुके हैं। अब हमारी जो क्रिमिनल जस्टिस कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, उसमें हम हर मीटिंग में ये वाला एजेंडा टेकअप करते हैं सेशन जज साहब के साथ, हु इज़ काइंड इनफ कि वो इसको बड़ा एक्सपीडिशियसली डिस्पोज ऑफ करवा रहे हैं। अब नेक्स्ट आ गया कि सज़ा दिलाने का। सज़ा दिलाने में ये होता है कि जब आप मुल्ज़िमान को चालान करते हैं तो फिर उनका जब ट्रायल स्टार्ट होता है उसके बाद चार्ज फ्रेम होता है। चार्ज फ्रेम होने के बाद जो विटनेसेस हैं उन सब की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होती हैं, और अगर वो स्टेटमेंट्स उससे हमारी फ़ाइल के साथ बिल्कुल मैच करती हैं तो वो आगे चल के वो केस जो है सज़ा की तरफ जाता है। काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें समरी ट्रायल में जजेस जो है सज़ा दे देते हैं, पेरोल पे भेज देते हैं या वो फ़ाइन इम्पोज कर देते हैं, और बाकी केसेस ऐसे हैं जिसमें 3 साल, 7 साल, 10 साल, 14 साल और उम्र कैद तक की और सज़ाए मौत भी यकीनन है। तो वो केसेस भी डिसाइड होते हैं, और ज़ाहिर है जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर है, हमसे ज़्यादा जो है जजेस पर है कि उन्होंने सज़ा देनी होती है या उसको एक्विट करना होता है, तो वो अपने ट्रायल करके उन केसेस को डिसाइड करते हैं। लाहौर में अब 2 माह के दौरान आप समझते हैं कि क्राइम जो है उसका ग्राफ नीचे आया है, और अब तक कितने केसेस ओवरऑल ट्रेस हो चुके हुए हैं, वो ज़रा बता सकते? हमारा जो देखें चलानिंग रेशो है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 1 महीने का टाइम हम नॉमिनेटेड केसेस के लिए लेते हैं और अननोन केसेस के लिए हम 3 मंथ्स का टाइम लेते हैं। तो अभी तो ये साल शुरू हुए, मार्च का महीना पूरा नहीं हुआ, तो हमारी जो इस वक्त चलानिंग है दैट इज़ अराउंड 80%। और लास्ट ईयर के जो है हमने 97% जो केसेस है वो फाइनल करके डिस्पोज ऑफ करके हमने उनको जो कॉम्पिटेंट हमारे जजेस हैं उनके पास भिजवा दिए हुए, जो कि डिसाइड हो जाएंगे। इसी तरह हमने पिछला बैकलॉग सारा अपना निकाला है। आपको ये पता होगा कि 2017 से हमारा PSRMS जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ। हमारे पास ये सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन मौजूद है, और उससे जो पीछे के केसेस हैं अगर उनकी फाइल्स रिक्वायर्ड होती हैं तो यकीनन हमारे मुहाफ़िज़ ब्रांच है, हमारे कोर्ट में जो एलमद हैं, हमारे नायब कोर्ट्स हैं, वहाँ से हम वो रिकॉर्ड लेते हैं। तो ये करके हम इस तरीके से अपना जो है हम चलानिंग भी कर रहे हैं, हम पब्लिक को इसी तरीके से रिलीफ दे रहे हैं। पीछे लास्ट मेरा क्वेश्चन आपसे कि आपने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया कि जो झूठा पर्चा करवाते हैं उसके लिए आप बाकायदा आपने एक टीम बनाई, पूरा अपना स्पेशल बनाया कि इसको चेक करें आया कि इसने पहले कितने पर्चे झूठे करवा चुके हैं, खारिज हो चुके हैं। इस हवाले से इसको मज़ीद पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए क्या किया जा रहा है? इसमें जो झूठी FIRs करवाते थे, जब वो कैंसिल हो जाती थी तो पहले 182 का इस्तगासा जो है वो हम मूव करते थे कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के पास, और वो फिर उससे एग्री कर कर या उसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते थे, कलंदरा जारी कर कर। अब जो इसमें है वो हम जो काम कर रहे हैं वो ये है कि हमारा जो एंटी रेप एक्ट आया है उसमें सेक्शन 22A और 22B है, जिसमें 3 साल की सज़ा है। अगर तो IO नाकिस तफ्तीश करता है तो उसके जो है 3 साल की सज़ा होती है उसको FIR की रजिस्ट्रेशन के बाद। इसी तरह अगर कोई ऐसा कंप्लेनेंट है जो कि हैबिचुअल है, वो झूठे पर्चे करवा के रिज़ाइल कर जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, कोई मॉनेटरी बेनिफिट ले लेता है, तो उनके अगेंस्ट सेक्शन 22B है जिस पे हमने FIRs रजिस्टर करना स्टार्ट कर दिए। SSP इन्वेस्टिगेशन नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और इनका वाज़े तौर पर कहना है कि एक तो तब्दीली तफ्तीश में बेहतरी लाई जा रही है, क्योंकि आपके पास 3 फॉर्म है जहां पर आप तब्दीली तफ्तीश करवा सकते हैं अगर साइल मुतमिन नहीं है। दूसरा, साइलिन को अच्छे तरीके से सुना जाए ताकि उनकी दाद रसी हो सके। तीसरा पॉइंट यह है कि जो झूठी FIR करवाते हैं उनके ख़िलाफ़ भी ये मुतहरक हो गए हैं, ताकि आइंदा कोई भी ऐसा शख्स जो है किसी के ऊपर झूठी FIR दर्ज करवाने की जुर्रत ना कर सके। जी।